नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपको सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका बेदाग पॉलिटिकल करियर रहा है। यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट होने से लेकर बीजेपी के 2 बार तक प्रेसिडेंट, यूपी जैसे बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने से लेकर के केंद्र में इतनी बड़े 4 बार शायद मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और आज की डेट में पूरे देश के या बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। मेरे साथ हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। आपका बहुत स्वागत है राजनाथ जी। ये बताइए कि आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस बार आप क्या लखनऊ के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, केक वॉक समझते हैं या समझते हैं कि नहीं थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि तीसरी बार आप वहाँ से कैंडिडेट हैं? नहीं, लखनऊ की जनता का मुझे प्यार मिला हुआ है और मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से उनका स्नेह भविष्य में भी इस बार हमको हासिल होगा। और वैसे चुनाव में जितना जाना चाहिए उतना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे देश भर में सार्वजनिक सभाओं के लिए मुझे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा वहाँ और लगातार मेरा संवाद वहाँ की जनता से बना हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता का स्नेह मुझे पुनः प्राप्त होगा। लेकिन आपका ज़्यादातर वक्त तो सेंटर में गुजरता है, देश भर में गुजर रहा है, तो लखनऊ की जनता के लिए आप कितना वक्त दे पा रहे हैं? जनता समझती है उन सब सारी चीज़ों को और जनता को इस बात की प्रसन्नता रहती है कि उनका सांसद सारे देश भर में सार्वजनिक सभाओं को कर रहा है। एक केंद्र सरकार में भी ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है जो जिसके कारण जो है देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर एक लोगों को भी एक अनुकूल संवेदना होती है, माने लोगों को खुशी होती है, ऐसा मेरा मानना है। लखनऊ जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि प्रेस्टिजियस सीट है। एक कभी वाजपेयी जी वहाँ से सांसद थे, आप तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लखनऊ की जनता क्या आदी हो गई है कि वहाँ का जो सांसद होगा वो इसी तरीके से बनता रहेगा? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या भूमिका दल में होनी चाहिए, सरकार में होनी चाहिए, यह तो नेतृत्व ही तय करता है। उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक बात बताइए, इतने साल के पॉलिटिकल करियर में इस बार का चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? कहीं तो लोग बोल रहे हैं 400 पार, कोई कह रहा है 400 हार। अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार नहीं 400 हार हो रही है बीजेपी। नहीं, 400 पार ही रहेगा। और अखिलेश यादव को जो कहना चाहिए वह कह रहे हैं, लेकिन फैसला तो जनता के हाथों में है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। अच्छा, अभी 190 सीट्स का इलेक्शन हो चुका है, दो फेज का। उसमें आप कितनी सीट्स देख रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि इसमें से 50%, मतलब 50% तो नहीं, उन्होंने बोला 100 सीट से हम ज्यादा हैं। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, 100 सीटें बहुत आगे हैं, तो ज़्यादा ही नहीं है, 100 सीट से बहुत आगे है। आप ये मानकर चलिए कि बहुत फेजेज में जाकर जीतने वाली सीटों के बारे में अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आश्वस्त हैं कि 400 पार का हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए खुद के लिए कितनी? बीजेपी का मेरा ख्याल है कि 370 के आसपास होना चाहिए। 370 आप कह रहे हैं? तो मतलब विपक्ष मुक्त ही भारत या विपक्ष मुक्त संसद देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष मुक्त भारत हम नहीं चाहते हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष को रहना चाहिए और विपक्ष है और विपक्ष रहेगा, लेकिन विपक्ष को और प्रयत्न करने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए उसे बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह विडंबना है भारत के लोकतंत्र की कि विपक्ष जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता काफ़ी खो चुका है। पुनः उस विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए विपक्ष को एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो चुनाव हुआ वेस्टर्न यूपी में, खास करके ये कहा गया कि जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी से नाराज है।
आप ऐसा मानते हैं क्या? ऐसे ही हर चुनाव में आपने देखा होगा, कभी कहते हैं ब्राह्मण समाज नाराज है, कभी कहीं पिछड़ा समाज नाराज है, कभी अनुसूचित वर्ग नाराज है, कभी क्षत्रिय समाज नाराज है। ये सब सारी चीज़ें हर चुनाव में चलती रहती हैं। इस चुनाव के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे फीलर्स जो है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है छोड़ते रहते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा है, हम अपोजिशन में थे तब भी हम लोगों ने कहा कि इस देश की कोई कौम किसी से नाराज है। मैं मानता हूं कि भारत की जनता स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दृष्टि से इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब जाति, पंथ और मजहब के आधार पर वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, बल्कि वह इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी उनके वोट कास्ट करने का ये आधार होता है। एक बात बताइए, लेकिन ये देखा गया कि जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे डिम्पल यादव हों या राहुल गांधी हो, सबने ये सोचा हुआ है और ठाना हुआ है कि आप लोगों को, बीजेपी को, वो उत्तर प्रदेश में ही घेरेंगे। हाँ, अखिलेश कन्नौज से उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही है, राहुल गांधी ने रायबरेली चुन लिया। तो ये इसका मतलब कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो करना पड़ेगा ना? नहीं, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को रोकने के लिए, और जितना कर सकते हैं पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जनता का जैसा स्नेह हम सबको प्राप्त है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों में विजय प्राप्त करेगी। हमारा लक्ष्य यही है और इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद इस सच्चाई को भारत के लोग ही नहीं, सारी दुनिया स्वीकार करती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, आज हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि आज सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे भारत की है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े माने जाने इकोनॉमिस्ट भी यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तरीके से आगे जा रहा है, भारत को 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब आप देखिए, 8-9 वर्षों के अंदर ही जो भारत इकॉनमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसीलिए जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि भारत को अब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन इस कारण जनता का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन राजनाथ जी, इसको तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये अर्थव्यवस्था बनी है तो इसमें कहीं किसी टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उनका भी कुछ योगदान हुआ होगा, उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका भी योगदान हुआ होगा, उसके पहले और भी जितनी सरकारें होंगी उनका योगदान हुआ होगा। पहले जो मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि एक तो 2004 में जब हमारे आदरणीय वाजपेयी जी जब हटे थे, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था माने दुनिया में इकॉनमी की साइज माने अर्थव्यवस्था का आकार हमारा लगभग 11वें स्थान पर भारत खड़ा था। और 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बावजूद भी 2014 तक वो 11वें स्थान पर ही दुनिया में थी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में इतना जंप लेकर 11वें स्थान से जो है 5वें स्थान तक पहुंच गई है। और हम इसको 2027 तक, ये तो बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय जो फर्म्स होती हैं, फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं, वह सब कॉन्फिडेंस व्यक्त कर रही हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, राहुल जी ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। सबने, हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन विकास की जो तीव्रता, विकास की जो तेजी,
मोदी जी के शासनकाल में रही है, वह तेजी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए, अर्थव्यवस्था की बात की, डिफेंस, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप भारत को डिफेंस के मामले में कहाँ पे देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरी जो हमारी डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस का जो पूरा परसेप्शन रहा है, वो कहाँ भारत, उसकी अगर आप 1 to 10 में आके तो कहाँ पर होगा? 1 to 10 में इसका मूल्यांकन मैं नहीं करना चाहता, कोई ग्रेडिंग भी इसकी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि हमारे देश रक्षा के मामले में इतना ही कहूँगा कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगी। नहीं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्ट के मामले में, डिफेंस के प्रोडक्शन के मामले में हमेशा भारत जो रहा है वो इंपोर्टर रहा है। बहुत रहा। मैंने हालात तो यह थे कि 2014 तक हम केवल 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, 600 करोड़ का। आज ये हालत है कि अभी भी हाल में ही हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। सब तो सब, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने 4,000 करोड़ रुपए की फिलीपींस को भी दिए। तो ये मैंने भारत रक्षा के मामलों में, डिफेंस के मामलों में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। हाँ। और मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी ही हम मोर देन 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और डिफेंस प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है, यह भी एक अपने में रिकॉर्ड है कि 1,08,000-9,000 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने डिफेंस प्रोडक्शन किया है, रक्षा उत्पादन किया है। एक यूपी में एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा से रहा है कि, और ख़ास करके योगी जी के आने के बाद, कि बुलडोज़र वाला शासन शुरू हो गया। आप इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं कि बुलडोज़र चला दो, घर गिरा दो? नहीं, देखिए, बुलडोज़र वाला शासन कोई जो भी कहे, लेकिन सच्चाई है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो कानून और व्यवस्था है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हुई है। और यदि मैं कहूँ कि ऐसी कानून व्यवस्था शायद उत्तर प्रदेश में इतनी चुस्त दुरुस्त कभी नहीं थी। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे शासन से, हमारे शासनकाल से भी बेहतर योगी जी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की है। उसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। तो बुलडोज़र का जो कल्चर आया है राजनीति में, इससे देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। और यदि कोई सरकार कोई कठोर कदम उठाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब उसमें छिद्रान्वेषण यदि आप करना प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हुई। कोई यह भी कह सकता है नहीं, उपदेश देकर लोगों को सुधारा जा सकता है। तो अब आप जानते हैं इसके आधार, इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी। आप किसी सतयुग की कल्पना यदि करते हो तो उससे कोई सुधार नहीं होने वाला। मतलब करेक्ट है, बुलडोज़र का कल्चर लाना, मैंने कुछ कठोर कदम कुछ उठाने पड़ते हैं। आप कोई बड़ी बिल्डिंग है, कहीं अवैध किसी का निर्माण हुआ है, तो हाथ से तो गिराया नहीं जाएगा। तो इंस्टेंस जस्टिस वाली बात होती है कि तुरंत में इन्होंने कुछ किया और तुरंत बुलडोज़र पहुंच गया, ये देखा गया खास करके। दूसरी चीज, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ गलत किया होता तो कोर्ट ने तो उसका संज्ञान लिया ही होता। लोग कोर्ट गए भी, लेकिन कोर्ट ने कोई उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ न तो कोई एडवर्स कमेंट किया है और न कोई निर्देश दिया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो भी एक्शन इस समय लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड है। इनफैक्ट मैं मायावती जी का बयान देख रही थी, वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी किसी समय में मुख्यमंत्री रहीं, बड़ी धाकड़ सरकार उन्होंने चलाई कि ये बुलडोज़र, मैं अगर रहूं मुख्यमंत्री तो मुझे बुलडोज़र की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी कि लोगों को बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मायावती की राजनीति को खास करके, चूंकि आपने तो बहुत क्लोजली उनको देखा है, तो मायावती की राजनीति को आज आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? किसी समय में वो बड़ी, उनकी बहुत पहुंच थी, पकड़ थी, आज की डेट में वोट कटुआ टाइप की लग रहा है। नहीं, वो भी अपनी राजनीति कर रही है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की।
मैं कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहूँगा किसी के बारे में, वो भी अपना राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, मैं इतना कह सकता हूँ सारी राजनीतिक पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी हैं। और केवल जनाधार ही नहीं खोया है, बल्कि अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख भी वो खो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख यह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का वोट कंसोलिडेट हो रहा है इंडी गठबंधन में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जो इंडी गठबंधन बना है उसमें सपा का वोट या कांग्रेस का वोट, पहले इंडी अलायंस कंसोलिडेट हो तब ना। अब ये आप और कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस के ही दोनों पार्टनर हैं, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है तरह तरह के शब्दों के बाण चला रहे हैं, और जो है दूसरी तरफ जो है मिलजुल के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। क्या होगा ऐसे अलायंस का? ये अलायंस भी यदि करना चाहिए तो ठीक तरीके से अलायंस करना चाहिए, लेकिन विडंबना है कि अपोजिशन कर नहीं पाया इसको। राहुल गांधी, हम लोग भी ये चाहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भी हैसियत होनी चाहिए कोई, लेकिन वो है नहीं। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपोजिशन को अपने को, क्यों नहीं? राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? आप उनकी राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उनकी राजनीति को क्या देखें, भाजपा जीतेगी रायबरेली में, अमेठी में तो जीती रही है। वैसे कांग्रेस के लोग भी चाहते थे कि शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, पता नहीं क्यों नहीं गए, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस तो मैंने टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अमेठी का रण उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेठी का रण छोड़ दिया तो उनका कोई नाम बदल दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर रायबरेली में आप क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि रायबरेली में उनके लड़ने से कुछ 20 सीटों पर उनका बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। पहले कभी नहीं पड़ा, तब क्या पड़ेगा? इनफैक्ट मोदी जी का कल भाषण था कि डरो मत लड़ो। हाँ, तो ये तो अच्छा किया। हेल्दी डेमोक्रेसी में तो लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो अपने अपोजिशन को भी कहे डरो मत लड़ो। लेकिन मैं जानता हूं लड़ नहीं पाएंगे। क्यों? नहीं, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख खो चुकी है, उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कांग्रेस निश्चित रूप से उसे इंट्रोस्पेक्ट कर रही होगी, आप लोग कहते हैं, आत्मावलोकन कर रहे होंगे। जी, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के साथ आधे से ज्यादा लीडर्स तो आप लोग कांग्रेस मुक्त करते कांग्रेस पार्टी की बात कर, बीजेपी इंडिविजुअल अलग होता है, हाँ, व्यक्ति विशेष अलग होता है हर राजनीतिक पार्टी में, और जो सामूहिक फैसले होते हैं, जो सामूहिक निर्णय होता है, वो पार्टी का, और एक्चुअली उसी पर ध्यान हमको देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में कांग्रेस के लोग आए, लीडर्स आए, उसको आप क्या देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये बड़ा एक उनके अंदर में रोष है, नहीं, बिल्कुल कि हम लोगों को छोड़ करके कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तवज्जो दिया जाए। छोड़ कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों में काम करते हैं उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो पार्टी आगे बढ़ रही हो, यदि वह पार्टी सरकार में हो, तो ऐसा काम कर रही हो जिससे कि देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा हो, तो हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है। वो चाहते हैं उस पार्टी के साथ जुड़कर हम भी इस देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपना योगदान दें। इस सोच के आधार पर कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन आज की डेट में बीजेपी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बन गई, पूरे विश्व, है ना? पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इतने सारे लोग, सबकी आकांक्षाएं, सबका एक्सपेक्टेशन, उसको आप लोग कैसे? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप 2 बार पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हुए,
इतनी बड़ी पार्टी को कैसे संभालेंगे देखिए, आप किसी लोग? सामाजिक संगठन में अथवा किसी राजनीतिक दल में यदि व्यक्ति को काम करना चाहिए तो बड़े मन से काम करना चाहिए, और इस हकीकत को भी, जिंदगी की हकीकत को मनुष्य को समझना चाहिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। हम देश का मस्तक यदि दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, देश को एक समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो छोटे मन से नहीं होगा, ये बड़े मन से होगा। यदि कोई बाहर से आता है और हमारी पार्टी में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करता है भारत को एक विकसित भारत बनाने में, सशक्त भारत बनाने में, तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन की एक बहुत ही शानदार वो उपलब्धि मानी जानी चाहिए। आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष, तो क्या लग रहा है कि आपको आने वाला जो संसद होगा उसमें आप किस तरह की राजनीति को देख रहे हैं? सत्ता पक्ष की और विपक्ष की किस तरह की राजनीति को आप देख रहे हैं? आपका इतना सीजन्ड आपका करियर है पॉलिटिकली, राजनीतिक, कि संसद की क्या स्थिति होगी, संसद की क्या मनःस्थिति? हमारी अपेक्षा यह है कि संसद में जो भी डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए, बहुत ही स्वस्थ माहौल में चर्चा होनी चाहिए, और व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जो भी बिल हो, जो भी मुद्दे हों, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पर जब आप बड़े होंगे, आप लोग इतने बड़े संख्या में होंगे, तो जो जिसे कहते हैं ना कि पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, कि संसद में इस तरीके की बातें ना हो, विपक्ष का भी उस वैसा ही सम्मान हो। नहीं, विपक्ष का सम्मान तो होगा ही। आपने देखा होगा, एक बार किसी ने कुछ कह दिया था, विपक्ष के किसी सांसद को कोई टिप्पणी कर दी थी, मैं बैठा हुआ था, तो लोकसभा में दल का उपनेता होने का तुरंत मैं खड़ा हो गया और मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी। जी, मतलब बड़ा मना इस बार की संसद में क्या हम ये देखेंगे कि बड़े मन की बात होगी? बिल्कुल बड़े मन की बात होगी, हम लोगों की तरफ से बड़े मन की बात होगी। क्या आप देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसका माहौल तैयार हो गया है? मैं समझता हूँ ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ देश की यह मांग है, इसे जल्दी होना चाहिए। मैं इस मत का हूँ, क्योंकि कई सार्वजनिक सभाओं में मैंने जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, जैसे मैं मध्य प्रदेश गया था, छत्तीसगढ़ गया था, लोगों से मैंने पूछा कि 4 महीने पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, फिर आपको लोकसभा चुनाव में जाना पड़ रहा है, स्वाभाविक रूप से इससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए यदि ऐसा कर दिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, तो आप देखिएगा कभी कोई आप किसी चैनल वगैरह पर अथवा किसी मंगवा कर उसको, जो मैंने बोला है रिकॉर्डिंग है उसकी, स्पॉन्टेनियस क्लैपिंग होती है। माने यह जब घोषित नहीं हुआ उसके पहले मैंने बोला था कभी, उस समय भी स्पॉन्टेनियस क्लैपिंग हुई थी। तो देश चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी सोच के आधार पर ही इसको अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इतनी बड़ी सत्ता के साथ बीजेपी अगर आई तो वो संविधान को बदल देगा, संविधान को बदलने की बात हो रही है, और ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ वर्कर्स या बीजेपी के कुछ फॉर्मर एमपीज उनके ही मुंह से निकली हुई है। देखिए, मैं कतई सहमत नहीं हूं इस बात से। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। इस देश में 80 बार संविधान को यदि किसी ने बदला है तो कांग्रेस ने बदला है। लोकतंत्र का गला यदि घोटा है तो कांग्रेस ने घोटा है। इमरजेंसी इंपोज की, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया उस समय। और इतना ही नहीं, संविधान की जो आत्मा होती है प्रेम्बल, उस प्रेम्बल में भी चेंज यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। अब वो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रेम्बल बनाया था, उनकी यह सोच थी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान में छोटे मोटे संशोधन वगैरह सब समय समय पर
हुए हैं, 80 बार कांग्रेस ने किया है, लेकिन उसकी प्रेम्बल, उसकी आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। उसको कांग्रेस ने बदला है। अब वो लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से और अपोजिशन के दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश मत करिए। साहस है तो देश की जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करिए। आरक्षण पे आप क्या सोच रहे हैं? लोग कह रहे हैं, ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि आरक्षण पे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे और मुस्लिमों को दे देंगे। ये तो आपके लीडर्स ही कह रहे हैं कि आपका आरक्षण छीन करके मुस्लिम को दे देंगे। आरक्षण की व्यवस्था है उसमें मुस्लिम समाज की भी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है हमारे यहाँ। मैंने भी उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी थे। और वही मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ो। आरक्षण की व्यवस्था किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगी। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। एक बात बताइए कि हम लोग जब चुनाव शुरू हुआ था तो, और दूसरी चीज मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी और हमारी पार्टी जाति, पंथ और मजहब, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो मुस्लिम समाज न किया है। डरा क्यों है? डरा क्यों? आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बराबर कांग्रेस ने जब राजनीति की है, विडंबना इस भारत की राजनीति की यह रही है, कांग्रेस ने बराबर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में भय पैदा करके उनका विश्वास हासिल किया है, बराबर भय पैदा करके। मेरा यह कहना है कि आप अल्पसंख्यक समाज के अंदर भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि अल्पसंख्यक समाज के मन के अंदर एक विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करो। उनके अंदर सेंस ऑफ फियर नहीं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करो। बराबर इन लोगों ने यही काम किया, आज भी वही काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को डरा रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी तो आप खा जाएगी। मैं कहता हूं, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम लोगों ने चलाई, एक मामले में आप बतला दीजिए किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो। पक्का मकान मिला है तो उसमें हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है, जो भी गरीब है सबको मिला है। यदि हमने कुकिंग गैस सिलेंडर यदि हमने एलपीजी गैस सिलेंडर यदि दिया है तो सबको दिया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मैंने कोई चीज बतला दे, एक चीज, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। नल के माध्यम से जल पहुंचा रहे हैं तो कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया किसानों को मुहैया कराने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन फिर भाषणों में इस तरीके की बातें क्यों होती है? कहां भाषण में होती है? आप देखिए कि जिस तरीके की बातें हो रही है, झूठी बात यदि विपक्ष यदि बोलने की कोशिश करेगा तो उसको क्लैरिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों का जहां दायित्व है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना अथवा विपक्ष में भूमिका निभाना, वही समाज के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता भी लोगों के अंदर पैदा करना, यह भी दायित्व बनता है हर राजनीतिक पार्टी का। इसीलिए मैं कांग्रेस के मित्रों को और विपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, स्वस्थ माहौल में चुनाव होना चाहिए। देश के अंदर कैसे एक हेल्दी पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा हो, स्वस्थ, इसकी कोशिश सबके द्वारा की जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस दायित्व को निभाया है। जैसे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता या उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी विश्वसनीयता, हमारी साख, हमारी क्रेडिबिलिटी पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पहले का उठाकर देख लीजिए, आज हम धोखे में रखकर किसी को राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज मैं जो भी कहूंगा, जो भी किया है घोषणा पत्र में डाल दिया है, उस आधार पर हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। इस कारण अपने वचन को हमने पूरा किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कहते हैं कि बीजेपी वाले थोड़े डर गए क्योंकि बातें फिर ऐसे होने लगी कि आपकी एक भैंस खोल के 2 भैंसें हैं तो एक भैंस खोल करके ले जाएंगे।
सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा है कि भाई आपके घर से मंगलसूत्र से सोना छीन लेंगे। क्या बात है। आप ये बतलाइए, उन लोगों के द्वारा यक्सरे कराया जाएगा, आपकी संपत्ति का सर्वे होगा। और एक बैठे हुए मिस्टर सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब वो कह रहे हैं वहाँ से नहीं, अमेरिका में कुछ देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत में भी इसे लागू करना चाहिए। और यह भी बतला देते हैं 55% यदि घर का मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का 55% गवर्नमेंट ले लेगी और 45% उस परिवार के पास रहेगा। तो क्या इसका क्लैरिफिकेशन हमको नहीं देना चाहिए? यह काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि कोई भी अर्थशास्त्री होगा, चाहे भारत का अथवा दुनिया का, इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि इस प्रकार की स्थिति यदि देश में पैदा होती है तो निश्चित रूप से देश में गंभीर आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि 60s में बड़े दुनिया के संपन्न देशों में माने जाते थे। जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ये सब सारी कंट्रीज 60s में बड़ी संपन्न कंट्रीज थी। हो सकता है का कंट्री का नाम हमसे गलत वो हो रहा हो, अर्जेंटीना या वेनेजुएला तो था, अब अर्जेंटीना है कि नहीं, लेकिन शायद रहा होगा। अब आज समझिए कि उनकी हालत ऐसी हो गई इसी साम्यवादी सोच के कारण। साम्यवादी सोच को अब मैं समझता हूं भारत ही क्या, साम्यवादी देश जो है उसको नकार चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। और आज कहां ले जा रहे हैं कांग्रेस के लोग? क्या हो गया इन लोगों को? मुझे सचमुच बताऊं, मुझे तकलीफ होती है। जिस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम लोगों ने काम किया है और जिस प्रकार की डेमोक्रेसी हम इस देश में चाहते हैं, उसमें कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अन्यथा न ले लो, मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बीजेपी की ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। अगर दोस्ती किया तो वो कोई भी और दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी है, रीजनल पार्टी, उसको मिला लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। और अगर दुश्मनी किया तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको भेज देंगे। एक तो दोस्ती करते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिसका मतलब दिल बड़ा है हमारा। आप जानती हैं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मन हम लोगों का बड़ा है, लोग आते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या कही आपने? मैंने ये कहा कि अगर दुश्मनी की तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज देते हैं। देखिए ऐसा है, ईडी सीबीआई यदि कोई गलत काम करती है, ठीक है ना, ईडी सीबीआई कोई गलत काम करती है, आप अदालत जाइए। अदालत पर आपका विश्वास है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। यदि अदालत पर विश्वास है तो अदालत से आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। यदि एजेंसी ने गलत काम किया, उसमें सरकार को क्यों घसीटा जाना चाहिए? और ये ईडी सीबीआई पहले भी रही है। पहले मुझे मालूम है कि जहां तक कि करप्शन के खिलाफ जब भी अभियान चला होगा, शायद 25 लाख अथवा 30 लाख रुपए इन लोगों ने कभी जब्त किए थे। आज इसी ईडी सीबीआई ने करप्शन के, भ्रष्टाचार के 1.3 लाख करोड़ सीज किया है, जब्त किया है, इतना किया है। और वैसे अन्य संपत्तियां तो बहुत ही सारी अटैच की हैं, प्रॉपर्टी जिसको कि अटैच करना कहते हैं, बड़ी संख्या में किया है। और मैं समझता हूं आप भी इस बात से सहमत होंगी कि करप्शन न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हो। लेकिन करप्शन को रूट आउट करने के लिए, तो करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ सिस्टम में भी चेंजेज लाने की आवश्यकता होती है। तो यहां आवश्यकता होगी, करेंगे फिर। एक बात बताएं कि अरविंद केजरीवाल को बंद किया हुआ है। अब ये नहीं सब, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे विदाउट, हम लोगों ने बंद नहीं किया, पहले तो मैं क्लैरिफाई जी, ईडी ने बंद किया हुआ है। लेकिन वो थे चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो। उनके खिलाफ किस तरीके से आप किसी भी आधार पर इसको कोट करेगा? क्या आपको लगता है उनका जो अरेस्ट है वो ठीक है? राजनीति में इस तरीके से होना चाहिए? ये तो कोर्ट बदलाएगा ना, हमसे क्यों पूछ रही हैं? यदि ईडी सीबीआई ने गलत किया होगा उनके साथ तो निश्चित रूप से कोर्ट उनको रिलीफ देगा, उनको दोष मुक्त कर देगा कोर्ट।
ठीक है, लोअर कोर्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, कम से कम अपनी न्यायपालिका पर तो हमको विश्वास रखना चाहिए। क्या आप ये कहेंगे कि न्यायपालिका भी हमारे नियंत्रण में है? या कैसे आरोप लगा सकती हैं? न्यायपालिका ने क्या गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दिया है? तो कम से कम न्यायपालिका की निष्पक्षता पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। न्यायपालिका की बात आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर न्यायपालिका ने जबरदस्त डिसीजन दिया, जो दिया। तो अब ये बताइए कि आप तो राजनीति को देखते हैं, आप पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कि स्वच्छता कैसे आएगी, क्या होगा सिस्टम? भाई हर राजनीतिक स्वच्छता लाने के लिए ही एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने ये लिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई आपत्ति होगी तो विचार करेंगे इसमें कैसे और इफेक्टिव इसे बनाया जा सकता है, कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, और ट्रांसपेरेंट इसे कैसे बनाया जा सकता है। हम इस देश के इंटेलेक्चुअल्स का भी सुझाव लेंगे, सभी राजनीतिक दलों का भी सुझाव लेंगे। कोशिश की थी हम लोगों ने अपने हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं, पूरे देश की रक्षा आपके ऊपर, आपके कंधों पर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है तो है, लेकिन उसे कह सकते हैं ना सिरमौर आप हैं। एक बात बताइए राजनाथ जी, कि बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना आपको क्या लगता है हमारे लिए टारगेट नंबर 1 कौन होना चाहिए? किसी को मैं टारगेट नहीं बनाना चाहता। भारत किसी को टारगेट कभी बनाया है, न बनाएगा। भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है। केवल पड़ोसी देशों के साथ नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं सभी के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और अकेला देश दुनिया का भारत है। यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि चाइना की जो सेना है वो हमारी सीमाओं में घुस चुकी है। आरोप लगाने वाले मित्रों से मैं कहूंगा कि उन्हें अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी भी शासन रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, आज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको भी मालूम है क्या किया है इन लोगों ने, इनकी गवर्नमेंट रही है। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में न आए। कहीं सच में कहीं सीमाओं के अंदर चाइना के ट्रूप्स आ गई है? जो कुछ भी संघर्ष होता है स्वाभाविक होता है, कहीं हम आगे बढ़ते हैं, कभी वो आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविक होता है। कहीं पर लंबा संघर्ष था। बातचीत इस समय चल रही है। इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। फिर से मेरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। लगता यह है कि समस्या का समाधान निकल सकता है। अच्छा, तो इसमें इधर उधर की बातें नहीं की जानी चाहिए, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने पाएगी। हमें देशवासियों, मैं समझता हूं हम सबको और पूरे देशवासियों को हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं, ये तो मैं समझता हूं हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ये कहने के पहले सोचते नहीं है वो। क्या प्रधानमंत्री कह देंगे कि नहीं नहीं सीमाओं के आने दो अंदर, या रक्षा मंत्री कह देगा कि आने दो अंदर विपक्ष को? हम जाकर लड़ते हैं। हमारे सेना के जवान अपनी जिंदगी खपाते हैं। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खपाई है। इसलिए सीमा सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बहुत ही सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए लोगों को। कहते हैं राजनाथ सिंह जो है ना, वो जनरलों के जनरल बन गए हैं आजकल। नहीं हैं, हमारे जनरल्स हैं, सब बहुत ही इफेक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तीनों सर्विसेज के, आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो अथवा नेवी हो, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखा गया कि नेवी जो है
उसने अपनी समुद्र की सीमा में काफी लोगों को बचाया, बहुत सारे दूसरे जगह के ये जहाज़ों को, जो ये जिसे कह सकते हैं जो भी ये थे लुटेरे जो होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनसे बचाया। तो इस तरीके का जो माहौल इंडिया की डिफेंस सर्विसेज का बना है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सिर्फ परसेप्शन है? हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवानों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने देश की समुद्री सीमाओं को भी हमारे नेवी ने सुरक्षित रखा है। नेवी का यह काम सराहनीय है। हमारी तीनों सर्विसेज बहुत ही अच्छा, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। घुस के मारेंगे, ये मोटो हो गया क्या? मोटो नहीं, देखो ऐसा होता है कि अब मान लीजिए पाकिस्तान है, यदि कोई विदेशी आतंकवादी वहां से आता है और हमारी सामने जवानों ने पीछा किया, क्या एलओसी के उस पार चले जाए तो हम बिल्कुल अपने हमारे जवान बंदूक वापस कर लें? एलओसी के उस पार चलेगा, कोशिश करेंगे मारने की, मारेंगे। पाकिस्तान रोके ना, क्यों आतंकवादी गतिविधियां, क्यों बहुत सारे केंद्र उनके यहां चल रहे हैं, क्यों नहीं रोकता है? और पाकिस्तान को लगता है कि उसके अंदर दमखम नहीं है, उसके अंदर वो कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान की धरती पर समाप्त करने की। तो हम उसके पड़ोसी देश हैं, हमारा भी सहयोग प्राप्त करें ना। हम कहां मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं उसका सहयोग करने के लिए। पड़ोसी पड़ोसी है। तो कुछ बातचीत हो रही है पाकिस्तान से भी इन सब मसलों पर कि पीओके में जो कैंप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की? नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। क्या बातचीत? आतंकवाद समाप्त करें, उनके साथ बातचीत होगी। और आपने देखा होगा उन्हीं के एक मिनिस्टर फवाद हुसैन ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के सरकार के कहने पर आतंकवादियों ने वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारत में जाकर पुलवामा और उरी में जो है वहाँ पर उनका हत्या की थी, उनके ऊपर अटैक किया था, स्वीकार किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंट्राडिक्ट करे तो हम क्या कहें? आप आते रहोगे, हम हाथ पर जो है मक्खन जमा कर रखेंगे? हम भी शक्ति से निपटना जानते हैं, करेंगे। अच्छा, अग्निवीर, आप लोग अग्निवीर लेके आए, क्या आपको लगता है कि इस पे कोई संशोधन की गुंजाइश है? अनावश्यक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश के बच्चों की, इस देश के नौजवानों की भविष्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री को है, हम सबको है। हम अपने देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। कुछ सोच समझकर, यानी अपनी फोर्स में एक यूथफुलनेस लाने के लिए कि अच्छी क्षमता में नौजवान हो, क्योंकि नौजवान जिस जीवट के साथ, जिस साहस के साथ और जितनी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ता है, अब हमको कोई कह दे सीमा पर जाकर लड़ दे कि, और कोई नौजवान कह दे, स्वाभाविक अंतर होगा। इस दृष्टि से लाया गया है, लेकिन उनके भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ न होने पाए, यह भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, करेंगे, किया है। यंग जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं 4 साल की नौकरी, रिटायर्ड होंगे, यदि हाई स्कूल पास हैं, आते हैं तो 22 साल में, 18 साल की उम्र में आते हैं, 22 साल में रिटायर होंगे। उसके बाद ये सारी उम्र पड़ी रहेगी। आईएएस बनना चाहते हो आईएएस बने, आईपीएस बनना चाहते हो आईपीएस बने। उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कौशल सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट भी उनको प्राप्त होगी, इंटरमीडिएट की भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं, और रुपये भी मिलेंगे 12.5 लाख, 13 लाख, 14 लाख, कुछ ऐसे ही है, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बतला सकता। ये भी मिलेंगे उनको। और किसी की, और ये अग्निवीर के जवानों के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है, आगे देखेंगे क्या किया। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको, उस पर भी है, उस पर भी है, उस पर कुछ देंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देने का प्रावधान है। हमारा जहाँ तक ख्याल है कि 1 लाख रुपया कोई या कुछ से अधिक है, कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं, सब मिलेगा। 1 लाख में कह रहा हूँ, 1 करोड़। जी, ये बताइए कि अब तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा सफ़र आपका रह गया है, आगे क्या? कुछ नहीं, जो कर रहे हैं दल में काम करते रहेंगे, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक बने थे, उस समय कभी सोच नहीं सकता था कोई पार्टी कभी सत्ता में आएगी। कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हम लोग एमएलए और एमपी बनेंगे। 13-14 साल की उम्र थी, 18 महीने जेल भी रहे, जिसमें मैं तो 2.5 महीने सॉलिटरी सेल में रहा हूँ, तन्हाई में रहा हूँ, और उसके अतिरिक्त मैं जेल में रहा हूँ 18 महीने। तन्हाई की भी यातना भोगी है मैंने।
कभी नहीं सोचा था कि कभी सत्ता हमको प्राप्त होगी। और सत्ता हम लोग केवल सुख भोगने के लिए नहीं है, स्वीकार करते, मानकर चलते हैं। सत्ता नहीं मिली है तो देश बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए मिली है, इस रूप में काम करते हैं। तो आप आगे अपने लिए किस तरीके के, क्योंकि अब तो आप हाईएस्ट उस पे पहुंच मुझे चुके अपने हैं। लिए कुछ नहीं सोचना है अब। देश के लिए जितना कर सकते थे करने की कोशिश किया है, आगे भी जब तक रहेंगे जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशनल बिल्डिंग में के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें यहाँ तक हो सकेगा करेंगे। और मैं समझता हूँ इसी में जीवन की सार्थकता है। कोई पद किसी का, व्यक्ति का कद बड़ा नहीं कर सकता है। कद बड़ा होता है व्यक्ति का तो उसकी कृतियों के कारण, उसकी डीड्स के कारण, उसके कारण बड़ा होता है। मनुष्य को इस हकीकत को समझना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े मंत्री रहे होंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे राष्ट्रपति आए गए, ये तो जीवन का क्रम में चलता रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं जिनको कि आज भी लोग याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यहां भी जो अच्छा काम करेगा लोग याद रखेंगे, सम्मान करेंगे। बस इस मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो इस समाज के लिए क्या कर सकते हो आप करने की कोशिश करो, मांगो मत अभी किसी से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं मांगा है। मैं जानता हूं बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी नहीं मांगा? कभी नहीं मांगा। क्यों? मुझे लगता है जो होना है वो होगा, हमारा काम करते रहना है, जो होना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई चीज बहुत बड़ी होती है। यह सच्चाई को मैं जानता हूं कि कहावत है, मेन आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे ऑक्यूपाई। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वो किस स्थान पर बैठा हुआ है। समाज इसी रूप में करता है। देखो बहुत उसको तात्कालिक होता है। अच्छा 111 है, एक तीनों है, लेकिन पहले का एक जो है उसकी वैल्यू 100 है, बीच का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम का जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। आप एक है तो किस वैल्यू में समाज देख की रहे हैं? व्यवस्था है, कोई इस स्थान पर बैठा हुआ है तो उसका मूल्यांकन है, और उसके बाद डिस्टर्ब हुआ सब बराबर है। ये आप अपनी वैल्यू किस तरीके से? नहीं, मैं उसका मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। अपना मूल्यांकन खुद मैं क्यों करूं? परमात्मा ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी है समाज के लिए करा दे, इसी में जीवन की सार्थकता है। देश के लिए कुछ करा दे, इसी में जीवन की सार्थकता है। क्या आप अपनी किताब, अपनी मेमोइर्स कुछ लिख रहे हैं? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं लिखा है। क्यों? और न कुछ अपने हाथ से इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका जिंदगी मैं का। जिंदगी में अपने हाथ से न कुछ लिखा है न लिखूंगा। जो आया हूं किया है अपना, उसके बाद नहीं तो कैसे लोग समझेंगे कि राजनाथ सिंह कौन थे, क्या करते थे, कैसे किया, क्यों किया? हम लोगों को बतलाना भी नहीं चाहते कि हमने क्या क्या थे, क्या किया, कैसे किया। कभी कोई चीज, कोई घटना पूछ देता है तो बतला देते हैं। एक बार एक घटना थी जिसमें कि इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी ने कुछ पता नहीं कहाँ से रिसर्च किया था, प्रारंभ की चीजें बोली, 1-2 चीजें मैंने बतला दी थी कि ऐसा हुआ था। तो आप क्या तटस्थ की भूमिका में रहते हैं अपने आप अंदर? नहीं, तटस्थ की भूमिका में नहीं, बहुत जागरूक रहता हूँ, सचेष्ट रहता हूँ, और साथ ही साथ सदैव अपने को ठीक ठाक रखने की कोशिश करता हूँ ताकि अपनी सक्रिय और प्रभावी तो नहीं कहूँगा, परिणामदायी भूमिका निभा सकूँ। चलिए, राजनाथ सिंह जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।